हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद 36 से 51 है। बिहार पुलिस का टारगेट बैच चल रही है, जिसमें हम लोग पॉलिटी की आज 8वां क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है, जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डला चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है 7 क्लास का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। इससे पहले हम लोग ने मौलिक अधिकार पढ़ लिया था, तो कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, जानकारी योग्य है, जानकारी होनी चाहिए और इससे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रहा था, तो उस समय संविधान सभा का सलाहकार जो थे, जो BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार जो थे, कौन थे? BN राव थे। इन्होंने सलाह दिया कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार वो है, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी मौलिक अधिकार में रखा जाए, ये BN राव ने कहा था। तो उनका नाम ऐसे नहीं दिया गया है कि मौलिक अधिकार A और मौलिक अधिकार B, उसका नाम ऐसे दे दिया गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान सभा जब संविधान की निर्माण कर रही थी, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो संविधान सभा का सलाहकार जो BN राव था, इन्होंने सलाह दिया कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक मौलिक अधिकार वो होना चाहिए जिसे तुरंत लागू किया जाए तथा न्यायालय में परिवर्तनीय हो, और दूसरा मौलिक अधिकार वो होना चाहिए जिसे लागू करने के लिए राज्य अर्थात सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो एक मौलिक अधिकार वो होना चाहिए जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, तुरंत लागू कर दिया जाए, और एक मौलिक अधिकार ऐसा हो जिसे धीरे धीरे लागू किया जाए तथा उसे राज्य सरकार अर्थात सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तो ये कहा मौलिक अधिकार में हम लोग क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या है कि उसके लिए आप न्यायालय में रीट जारी कर सकते हैं, न्यायालय में वाद योग कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। इसे न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी पॉइंट्स है, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व में जितने तथ्यों को रखा गया है, उसके लिए जनता को न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह प्रदर्शन नहीं कर सकते, वह इसे लागू करने के लिए सरकार पे दबाव नहीं दे सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में जिस तथ्यों को रखा गया है वो हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में जिस तथ्यों को रखा गया है उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय से मांग कर सकते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये मिलना चाहिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के तथ्यों में हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, हम न्यायालय को नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। ये सरकार की इच्छा के अनुसार चलेगी, ये सरकार चाहेगी तो हम लोग को दे सकती है, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग को नहीं दे सकती है। चलिए, यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं सब हम आगे आप लोग को बताते हैं। देखिए, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए,
आगे है, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वैसा राज्य जो लोक के हितों में अच्छा सोचे, लोक के हितों के बारे में सोचे, उसे हम क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक है कि लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना करना, वैसा राज्य जो लोक को, वैसा राज्य जो जनता के हितों में सोचे, उस राज्य की स्थापना करना। दूसरा है, यह आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करता है। जो नीति निर्देशक तत्व है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। आर्थिक सामाजिक प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के आर्थिक सामाजिक, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करता है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में इसके तथ्यों के लेकर के हम लोग वकालत नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर फाउंडेशन बैच चलता रहता है तो उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जब अंतर बताते हैं तो मौलिक अधिकार क्या होता है कि मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में परिवर्तनीय कर सकते हैं, मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केटी शाह ने कहा है कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है। देखिए, जब ये लागू किया गया तो केटी शाह के मन में एक बात आई, हमने आप लोग को ऊपर समझाया है। जैसे कि देखिए, हम नीति निर्देशक तत्व में जितने भी तथ्य दिया हुआ, तथ्य मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी तथ्य दिए हैं, इसके लिए जनता चाहकर भी नहीं लागू कर सकती है। मतलब जनता, ये जब सरकार चाहेगी तभी जनता को दे सकती है, लेकिन इसके लिए जनता प्रदर्शन नहीं कर सकती है, इसके लिए जनता न्यायालय में नहीं जा सकती है। तो केटी शाह ने कहा कि ये तो जनता को मिल गया, ये जो तथ्य है जो अनुच्छेद 36 से 51, ये तो जनता के लिए बना, लोक कल्याण के हित में बना, लेकिन ये ऐसा बना जिस पे सरकार अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जनता को देगी, सरकार अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जनता को देगी। तो इसीलिए केटी शाह ने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिस पे भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करती है। तो सही बात है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 36 से 51 में जितने तथ्य हैं, तो इसमें क्या है कि सरकार अपनी इच्छा से, सरकार जब चाहे अपनी इच्छा से इस पे नियम कानून लगा सकते हैं और जनता को दे सकती है। इसको जनता नहीं मांग सकती है, जनता न न्यायालय में जाएगी और ना प्रदर्शन करेगी इसके लेकर के। तो ये इसीलिए केटी शाह ने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिस पे भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होइएगा। तो प्रश्न ऐसे आता है कि नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिस पे भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है? तो किसने किया था? केटी शाह ने किया था। ये पॉइंट VVI है, ये हमने पढ़ाया भी है पीछे कि विदेशी स्रोत, संविधान का विदेशी स्रोत में हमने ये पढ़ाया था, और वहाँ भी हमने बताया था कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, एग्जाम में अक्सर दे दिया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से 51। अब हम लोग अनुच्छेद 36 और 37 को एक साथ ले चलेंगे। अनुच्छेद 36 और 37। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, जो उसकी परिभाषा है उसको अनुच्छेद 36 में रखा गया है, और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 में तुरंत कह दिया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसे लागू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार की है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या, इसे लागू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार की है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय
नहीं है। तो अनुच्छेद 36 में हो गया नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 में क्या हो गया, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, इसे लागू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों एक साथ याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, और 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। चलिए अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में कहा गया कि यह लोक कल्याण के लिए है, यह लोक कल्याण के हितों के लिए है, अर्थात सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए यह लोक कल्याण के लिए है, अर्थात सामाजिक लोक कल्याण में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तरीका से है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। आगे है संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, जितने भी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, सबों को एक साथ जब संसाधन का वितरण करते हैं तो सब पे एक नियम लागू होना चाहिए। वो कितने अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में यह भी कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, मतलब स्त्री भी तो काम करती है और पुरुष भी काम करती है, दोनों तो समान काम करते हो, तो समान काम के लिए दोनों को समान वेतन होना चाहिए। तो अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि समान काम का समान वेतन स्त्री पुरुष का। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क विधि संहिता, और निःशुल्क विधि संहिता। अनुच्छेद 39 के क में क्या कहा गया है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क विधि संहिता। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा लाया गया, 1993 द्वारा लाया गया। ग्राम पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा लाया गया, और इसे अनुच्छेद 40 में रखा गया वर्तमान में। तो अनुच्छेद 40 में क्या रखा गया, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कितने में या कितने संशोधन के द्वारा हुआ, तो 73वें संशोधन 1993 के द्वारा। या आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी दे दिया जाता है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में निम्नलिखित किस तथ्यों की चर्चा हुई थी। तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा निम्नलिखित में से किस तथ्यों की चर्चा हुई थी, तो ग्राम पंचायतों का गठन। जहां पे ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो आप मार दीजिएगा 73वें संविधान संशोधन 1993 अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। अब हम लोग अनुच्छेद 41 और 42 43 को एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 42 और 43 को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। चलिए अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। कुछ दशाओं में मतलब समझिए कि कोई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनको काम की आवश्यकता होती है, तो कुछ दशाओं में काम देना, अगर कोई उसे काम देना, उसकी मतलब रक्षा करना, मतलब रक्षा करने का अधिकार हो जाता है। तो क्या कहेगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, लोगों से सहायता करने का अधिकार होना चाहिए। तो कितने अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 41 में कहा है कि कुछ दशाओं में मतलब काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पे ये अधिकार है, आप नीचे लिख सकते हैं अधिकार, ठीक है। अब देखिए जब काम दे दिए तो क्या होगा, काम जो है, काम होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, मतलब बुरा काम नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए, अर्थात उचित कार्य होना चाहिए, अनुचित कार्य नहीं। अब हम किसी व्यक्ति को काम दे और उसको कहे चोरी करे, डकैती करे, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो काम दिया जाए
अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में किसी व्यक्ति को काम दिया जाए, लेकिन अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि वो काम जो हो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? काम उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते याद हो गया होगा। अनुच्छेद 41 में कहा है कुछ दशाओं में काम देना, कुछ दशाओं में काम देना, और अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि वह काम उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रसूति सहायता 3 माह पहले और 3 माह बाद। प्रसूति सहायता, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो भारत सरकार या राज्य सरकार की नौकरी करती है तो उसको प्रेगनेंसी से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक की छुट्टी मिलनी चाहिए, मतलब 6 महीना। तो यही अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता 3 माह पहले और 3 माह बाद। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप VBI पॉइंट बना लीजिएगा। जैसे ऐसे एग्जाम में पूछेंगे कि प्रसूति सहायता अनुच्छेद कितने में दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? प्रसूति सहायता जो 3 माह पहले और 3 माह बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अनुच्छेद 41 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 41 में कहता है कि काम दिया जाए, मतलब काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में कहा गया जब हम काम पाते हैं तो वो काम क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। तो वो काम क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। और अनुच्छेद 43 में क्या कहता है कि जब काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मजदूरी तो होना चाहिए, कि दिन भर काम किए तो 100 रुपया, 200, 300, 400 जो मजदूरी होना चाहिए तो वो तो होना चाहिए। तो अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी, जो काम करते हैं उसको क्या होना चाहिए? निर्वाह मजदूरी। और दूसरा पॉइंट इसे में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों का मतलब होता है जो हमारे गांव घर में होता है, जैसे चटाई बुनना, छिट्टी बनाना, टोकरी बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। जो हमारे गांव में होता है जैसे चटाई बुनना, ठीक है, टोकरी बनाना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योगों में आता है। तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में कहा गया कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। चलिए अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, देखिए इसमें कानून बनाया गया है। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जैसे आपको हम बता दें, इसमें आता है तलाक, विवाह या अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति देना, ये क्या है? ये नागरिक के लिए समान सिविल संहिता होता है। तो अनुच्छेद 44 में क्या क्या है? तलाक, विवाह और अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति देना, ये क्या होता है? ये अनुच्छेद 44 में क्या क्या गया है? नागरिक के लिए समान सिविल संहिता। चलिए अनुच्छेद 45 में देखिए, अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अनुच्छेद 45 में पीछे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19-21 के क में भी कहा गया शिक्षा के अधिकार। तो वो शिक्षा के अधिकार कहा गया जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा। और अनुच्छेद 45 में भी वही रखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब आगे जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे तो मौलिक कर्तव्य में भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, तो ये रखा गया। तो ये पॉइंट जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये पॉइंट उठा करके रख दिया गया अनुच्छेद 21 के क में। अनुच्छेद 21 के क में क्या कहा गया कि शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये पॉइंट तो खाली रह गया। तो इसमें क्या कहा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही कहा गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो इसमें था,
वो रख दिया गया अनुच्छेद 21 के क में, जो शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार हमने पीछे पढ़ाया है। तो शिक्षा के अधिकार में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। ये आगे भी जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे तो 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये पॉइंट तो खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट उठा करके अनुच्छेद 21 के क में रख दिया गया। तो यहाँ रख दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के ही द्वारा, मतलब इसी के द्वारा कहा गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और उसके नीचे क्या लिख देता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। अब ये लिख दिए तो अब पढ़ने वाला ऑप्शन क्या करता है, ऊपर वाला पढ़ ले 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। हाँ सर ने ये पढ़ाया 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा, और नीचे तो पॉइंटवा पढ़वे नहीं किया। तो जब नीचे नहीं पढ़ा तो गलत मार के आ गया। तो पहले जब भी आप एग्जाम में जाए तो चारों ऑप्शन पहले पढ़े, उसके बाद ही आप टिक लगाए। चलिए, उम्मीद करते समझ में आ गया। अनुच्छेद 45 में क्या, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। चलिए अब अनुच्छेद 46, 45, 46 एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 46 में कहा गया एसी एसटी मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि। देखिए अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा, मतलब एसी एसटी की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। चलिए आगे है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में है मद्य निषेध। मद्य निषेध का मतलब होता है शराब पे प्रतिबंध। मद्य निषेध पे शराब पे प्रतिबंध। अब देखिए, अब यहाँ आप सोचिएगा सर संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया कि मद्य निषेध मतलब शराब पे प्रतिबंध, फिर भी इंडिया में शराब चल रहा है। तो नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें सरकार चाहेगी तब लागू कर सकती है, लेकिन जनता पर कोई लागू नहीं होगा। जनता उस पर न्यायालय में नहीं जा सकता, ये जनता की अधिकार नहीं है। तो इसमें अब देखिएगा किसी किसी राज्य में जैसे बिहार में है तो शराब बंद हो गया है, तो ये राज्य सरकार चाही है, मतलब राज्य सरकार की इच्छा हुई है तो ये बंद कर दिया गया, लेकिन किसी स्टेट में नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है बंद। लेकिन अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध रख दिया गया है कि आप ये बंद कर सकते हैं। इसे लागू करने का अधिकार केवल किसका है, तो इसे लागू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार की है। समझते होइएगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, मद्य निषेध। अब मद्य निषेध, अब मतलब शराब पे जब प्रतिबंध हो जाएगा तो आपको पोषाहार कुछ होना चाहिए ना। तो पोषाहार क्या, मद्य निषेध और पोषाहार को क्या रख दिया गया, अनुच्छेद 47 में। मद्य निषेध शराब पे प्रतिबंध और पोषाहार स्तर को आगे बढ़ाना अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 48, अब देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। अब देखिए जब आप शराब नहीं पीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ काम करने का इच्छा होगी, कुछ ना कुछ काम करने का। आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या काम करेंगे, कृषि मतलब खेती बाड़ी करेंगे और पशुपालन करेंगे, पशुपालन करेंगे और कृषि करेंगे। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया, शराब पे तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया कि मद्य निषेध, पोषाहार। और अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशु, देखिए जब शराब बंद हो जाएगी तो माइंड तो ठीक हो जाएगा। जब माइंड रिफ्रेश होगा तो क्या करने का मन करेगा, बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे, मतलब किसानी करेंगे और क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। अब देखिए जब कृषि और पशुपालन कर लेते हैं तो अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है कि आपके पास पशु है तो पशु को खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए। तो अनुच्छेद 48 के क में क्या कहा गया है कि पर्यावरण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब वन मतलब पेड़ पौधे की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके पास पशु है। अब आपको भी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, तो पशु को चारा खिलाने के लिए आप पौधे लगाएंगे, फिर पेड़ लगाएंगे, तो क्या पर्यावरण में वन्य जीवों की रक्षा। तो अनुच्छेद 48 के क में क्या कहा गया,
पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। अब समझिए, देखिए 47, 48 और 48 के एक ही बार में याद हो जाएगा। 47 में क्या हुआ था कि 47 में मद्य निषेध मतलब शराब पे प्रतिबंध लगाया गया। जब शराब पे प्रतिबंध लगाया तो कुछ न कुछ पोषाहार की आवश्यकता हुआ तो पोषाहार दे दिया गया अनुच्छेद 47 में। जब अनुच्छेद 47 में शराब बंद हो गया तो माइंड मेरा हो गया फिट, मतलब अब हम तो शराब पीते नहीं, इधर उधर करते नहीं, तो अब हमको क्या करने का आवश्यकता है, पढ़े लिखे हैं नहीं तो करेंगे क्या, तो करेंगे जब शराब बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे और पशुपालन करेंगे। तो उसको अनुच्छेद 48 में रख दिया गया। जब 48 में जब कृषि और पशुपालन करेंगे तो कृषि के लिए और पशुपालन के लिए कुछ ना हमको चारा का आवश्यकता होगा तो पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 के क में रखा गया है। चलिए अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों स्थलों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्थल है, उसको क्या करना है, रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करना। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि। ये रहा अनुच्छेद 36 से 51। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने इस तरीक़ा से पढ़ाया है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे रिमार्क में 1-2 पॉइंट हमने दिया है जो आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च होता है। 1973 में जब केशवानंद भारती विवाद हुआ था, केरल बनाम केशवानंद भारती विवाद 1973 में हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। तो ये सही बात है, क्योंकि मौलिक अधिकार में हम लोग क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार मेरा अधिकार है, हम ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार मेरा अधिकार है, अगर हमें नहीं मिला तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार मेरा अधिकार है, अगर नहीं मिला तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जितने भी तथ्य हैं उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसको राज्य सरकार की इच्छा होगी तो हमको देगी, अगर राज्य सरकार की इच्छा नहीं होगी तो हमको नहीं देगी। तो इसलिए क्या कहा गया, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। चलिए आगे है मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों समान है, दोनों समान है। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में दोनों समान बताया गया। ये विवाद थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन आप ये समझिएगा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। उसके बाद है इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय है तथा उसमें न्यायालय में हम लोग वाद योग कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये भी केटी सा, मतलब प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व वो उस चेक के समान है जिसमें भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है, तो केटी सा ने कहा था। चलिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उम्मीद करते हैं नीति निर्देशक तत्व से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस तरीक़ा से मैंने पढ़ाया आप लोग को, इस तरीक़ा से अच्छे से समझाया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बुक में आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा मेरा आज का नीति निर्देशक तत्व। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मौलिक कर्तव्य लेकर के। अभी बिहार पुलिस का ये 8वां क्लास है पॉलिटी का, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बीच बीच में दुर्गा पूजा आ गया था और दीपावली छठ आने वाला है, तो थोड़ा बहुत
मतलब अल्टरनेट क्लास चल रहा है, कभी वीडियो डला रहा है कभी नहीं डला रहा है, थोड़ा व्यस्त होने के कारण। बट छठ के बाद रेगुलर वीडियो होगा। उम्मीद करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि अभी से भी वीडियो रेगुलर रहे। जहाँ तक अभी जब तक पर्व नहीं आ रहा है, जब तक वीडियो रेगुलर डाला जाए, तो ये कोशिश मेरी रहेगी कि वीडियो मतलब रेगुलर होना चाहिए। तो और दूसरी बात कि आप लोग अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में लगभग अप्रॉक्स 11 से 12 हज़ार के करीब बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अभी से भिड़ जाइए, अभी से लग जाइए, अभी से पढ़ने बैठ जाइए, ताकि वैकेंसी आने के बाद आप घबराए नहीं। जो है, जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, अभी से आप पढ़िएगा, जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो आपको लगेगा वाह मैंने तो इतना पढ़ लिया है, अब इतना ही ना पढ़ना है। तो ये अपना आत्मविश्वास रहेगा, इसलिए कहते हैं कि अभी से ही पढ़ना बैठ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।